हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लिंक्ड बायोलॉजी और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे फॉस्फोलिपिड्स के बारे में कि फॉस्फोलिपिड्स क्या क्या होती हैं। और आज के ये कुछ टॉपिक्स हैं: प्लाज्मालोजेन, स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मालोजेन। प्लाज्मालोजेन एक फॉस्फोलिपिड का टाइप होता है। प्लाज्मालोजेन कहने का मतलब कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसमें बस चेंजेस होता है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स में जो हम लोग जाना था कि ये हेड था PO4, यहाँ पर ग्लिसरॉल बेस था और यहाँ पे फैटी एसिड्स थे। इन फैटी एसिड्स के साथ यहाँ पे एस्टर बॉन्ड हुआ करता था ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स में। अगर मैं बात करूँ इस फॉस्फोलिपिड की यानी प्लाज्मालोजेन की, तो यहाँ पर एस्टर बॉन्ड ना होकर एक दूसरा बॉन्ड होता है जो कि ईथर बॉन्ड होता है। यहाँ पर ईथर बॉन्डिंग पाया जाता है। अब ये ईथर बॉन्डिंग जो होता है ये प्लाज्मालोजेन को बहुत ज़्यादा स्टेबल करता है, स्टेबल। और अगर मैं बात करूँ कि ये प्लाज्मालोजेन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये प्लाज्मालोजेन जो है वो कार्डियक टिश्यू, ब्रेन में भी पाया जाता है, ब्रेन, इन कुछ जगहों पे पाया जाता है। ये ईथर बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है ये फैटी एसिड और जो भी ग्लिसरॉल होते हैं उसी के बीच इसमें फॉर्म होता है। और ये कुछ इसके काम होते हैं स्टेबल करना। और ये जो कार्डियक टिश्यू में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, इन सब जगहों पे ये पाया जाता है। पर्टिकुलरली ये पाया जाता है कार्डियक और ब्रेन में ही, और किसी में भी पाया जाता होगा जैसे कि आर्की में भी पाया जाता होगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी सिंथेसिस की, तो इसकी जो सिंथेसिस है, इसकी सिंथेसिस होती है पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम। अब अगर हम बात करें स्फिंगोलिपिड्स की, तो स्फिंगोलिपिड भी एक डिफरेंट टाइप का लिपिड है जो कि ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन के जो माइलिनेशन होता है, जो माइलिन शीथ होता है उसमें प्रेजेंट होता है, नर्व्स के। सो अगर मैं बात करूँ इसकी कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपको सिंपली समझाने के लिए। ओके, सो जो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं उनका ये एक बेस है, ये बेस है इनका, और ये जो है ये फैटी एसिड है, फैटी एसिड। और ये जो बेस है, इस बेस को हम लोग स्फिंगोसिन बोलते हैं, स्फिंगोसिन बेस, स्फिंगोसिन बेस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्फिंगोलिपिड्स है इसका जो बेस होता है वो स्फिंगोइड होता है या स्फिंगोसिन होता है, इसके बेस को बोलते हैं। जब इस स्फिंगोसिन के साथ या स्फिंगोइड बेस के साथ जब फैटी एसिड जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग सेरामिड बोलते हैं, सेरामाइड। अब क्योंकि ये जो फैटी एसिड है और जो स्फिंगोसिन है ये बीच में इनके एमाइड बॉन्ड, इसकी वजह से इसको एमाइड नाम दिया जाता है। एमाइड बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे एमाइड नाम दिया जाता है, और ये दोनों आपस में एमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब ये जो सेरामिड है, अगर इसके साथ एक फॉस्फेटिडिल कोलिन अगर जुड़ जाता है तो वो फॉस्फेटिडिल कोलिन के जुड़ने के बाद ये पूरा सेरामाइड जो है वो स्फिंगोमाइलिन में बदल जाता है। मतलब अगर इधर भी अच्छे से बनाऊँ तो मान लीजिए स्फिंगोसिन बेस है या स्फिंगोइड बेस है, यहाँ पर एक फैटी एसिड एमाइड बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए सेरामिड हुआ और यहाँ पे अगर हम लोग कोलिन जोड़ दें, कोलिन, तो ये कोलिन के जुड़ने के बाद एक नया फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जिसको हम लोग स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन। अगर मैं बात करूँ स्फिंगोमाइलिन की, तो स्फिंगोमाइलिन मेनली प्रेजेंट होता है ब्रेन टिश्यूज़ में। ब्रेन टिश्यूज़ का कहने का मतलब कि जो नर्व टिश्यू होती हैं उन पे जो ये माइलिन शीथ होता है, वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन इसी स्फिंगोमाइलिन के थ्रू होता है। लाइक कुछ ऐसे होता है माइलिन शीथ, ये जो पार्ट्स हैं ऊपर के स्फिंगोमाइलिन्स होते हैं जो कि इसका फॉर्मेशन करता है। अगर मैं बात करूँ कि स्फिंगोमाइलिन कहाँ फॉर्म होता है, तो स्फिंगोमाइलिन गोल्जी में इसका सिंथेसिस होता है। स्फिंगोमाइलिन सिंथेसाइजेस इन गोल्जी। ओके, सो अगर बात करें स्फिंगोमाइलिन के बारे में, तो स्फिंगोमाइलिन ये सिमेट्री शो करता है और ये मेनली प्रेजेंट होता है ब्रेन टिश्यूज़ में।
आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो स्फिंगोसीन होता है, स्फिंगोइड बेस होता है, और ये जो फैटी एसिड्स होते हैं इनके बीच एमाइड बॉन्डिंग होती है। ये दोनों आपस में मिलकर सेरामिड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब ये सेरामिड का फॉर्मेशन हो जाता है, अगर इसके साथ कोलिन ग्रुप जुड़ जाता है तो वो कोलिन ग्रुप जुड़ने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। वो स्फिंगोमाइलिन मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और वो जो स्फिंगोमाइलिन है वो नर्व टिश्यूज पे जो उसके सरफेस में माइलिनेशन होता है उसको बनाता है, और उसकी जो सिंथेसिस है वो गोल्जी अपरेटस में होती है, और वो एसिमेट्री स्ट्रक्चर शो करता है। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स की, तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड या फिर ग्लोबोसाइड। अगर मैं उनकी बात करूं तो इस मान लीजिए कोई स्फिंगोलिपिड्स है और उसमें जब कोई कार्बोहाइड्रेट आकर जुड़ जाएगा लाइक मोनोसेकेराइड या फिर ओलिगोसेकेराइड, सेरेब्रोसाइड या फिर गैंग्लियोसाइड या फिर ग्लोबोसाइड का फॉर्मेशन कर देता है। मतलब अगर मैं इसको स्फिंगोलिपिड्स को डिवाइड करूं तो ये कुछ ऐसे डिवाइड हो गए, सेरेब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स। अगर मैं बात करूँ सेरेब्रोसाइड की, तो सेरेब्रोसाइड जो होता है इसके साथ मोनोमर आके जुड़ते हैं, आई मीन मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड इसके साथ जाकर जुड़ते हैं तो सेरेब्रोसाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो गैंग्लियोसाइड है, गैंग्लियोसाइड के साथ ओलिगोसेकेराइड जुड़ते हैं, ओलिगोसेकेराइड। और इसके जो बेसेस होती हैं वो भी स्फिंगोसीन ही होता है या फिर स्फिंगोइड बेस होता है। तो ये रही कुछ बातें इनके बारे में। और गैंग्लियोसाइड का एक और नाम है जो कि ग्लोबोसाइड इसे बोलते हैं हम लोग, ग्लोबोसाइड इसका एक और नाम है। सो ये रही कुछ बातें फॉस्फोलिपिड के बारे में, प्लाज्मालोजेन के बारे में, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंकर्ड होती हैं दो टाइप से। या तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो एक्सट्रिंसिक हो सकती हैं, एक्सट्रिंसिक, या फिर जो प्रोटीन्स है वो इंट्रिंसिक हो सकती हैं, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कहने का मतलब वो प्रोटीन्स जो बाहर होती हैं या फिर एक्सोप्लाज्मिक या फिर साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे होती हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, और वो प्रोटीन्स जो विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अब अगर मैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को समझाऊँ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन कहने का मतलब उनके स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा स्फेरिकल टाइप का होता है, बस इसीलिए इसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होती हैं, मान लीजिए कोई सरफेस है, आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोई, तो ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे सरफेस से प्रेजेंट होती हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में चिपके होते हैं कुछ फोर्सेस के थ्रू। उन फोर्सेस को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं, आयनिक इंटरैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके थ्रू ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़े होते हैं। सो ये रही बात एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की। अगर इनकी आइसोलेशन के बारे में बात करूं तो ये आइसोलेट हो सकते हैं सॉल्ट ट्रीटमेंट के थ्रू। सॉल्ट ट्रीटमेंट कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए मैं NaCl का सॉल्यूशन लूँ और उस NaCl के सॉल्यूशन में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अगर उसमें मैं डिप करूँ या फिर उसमें डिजॉल्व कर दूँ, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अगर उसका मॉलिक्यूल की बात होती है Na+ होता है, Cl- होता है। तो यहाँ पर जो भी प्लस और नेगेटिव चार्ज होगा, मान लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव प्लस, मान लीजिए इसमें प्लस चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स होती हैं वो मेनली नेगेटिव चार्ज होती हैं PO4 की वजह से। सो मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज है और इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये Na+ आएगा और ये जो Cl आएगा, ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे जुड़ने के बाद ये क्या करेगा, इस पूरे के पूरे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को बाहर कर देगा, और ये जो Na+ है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों डिटैच्ड हो जाएंगे कुछ इस तरह से। सो इनका जो आइसोलेशन है वो इस तरह से किया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इंट्रिंसिक प्रोटीन की, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन्स होती हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं।
अब इन इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के पास कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। मेनली अगर इनके जो स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मेनली अल्फ़ा हेलिक्स होती है, अल्फ़ा हेलिक्स। और ये कई बार इसको एज ए स्पैन भी कर सकती है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक ऐसे कुछ रिसेप्टर जैसा निकला होता है। सो ये हुआ इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाले पार्ट को ही हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। अगर हम बात को इंट्रिंसिक प्रोटीन इसमें लगा कैसे होता है, एम्बेडेड कैसे रहता है, तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनके पास हाइड्रोफोबिक या फिर डिस्क्रीट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस होती हैं, हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स। डिस्क्रीट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड कहने का मतलब ये है कि जो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट होता है, हाइड्रोफोबिक। सो इसमें इम्बेडेड रहने के लिए इन प्रोटीन्स को हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की चेन को डिस्क्रीट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की चेन बोलते हैं। लाइक कई सारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर शो करते हैं, वही अमीनो एसिड इसमें आकर अटैच हो जाते हैं या फिर इसमें इम्बेडेड हो जाते हैं। और वो जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो अल्फ़ा हेलिक्स का फॉर्मेशन करती हैं, अल्फ़ा हेलिक्स। अगर मैं बात करूँ बीटा प्लेटेड शीथ की, तो बीटा प्लेटेड शीथ बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है, जैसे कि पोरीन प्रोटीन हुआ उसमें बीटा प्लेटेड शीथ को देखने को मिलता है, लेकिन अल्फ़ा हेलिक्स मोस्टली जगह पे प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं इनके आइसोलेशन की, तो ये आइसोलेट होते हैं डिटर्जेंट्स के थ्रू, डिटर्जेंट। अगर मैं बात करूं कि इनके कुछ एग्जांपल्स की, सो इसमें कुछ एग्जांपल आता है लाइक GPCR, एरिथ्रोसाइट में बैंड नॉट बैंड 30, बैंड 3 होती हैं, बैंड 3, ये कुछ एग्जांपल्स होती हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन मल्टीपास प्रोटीन हो सकता है। मल्टीपास प्रोटीन कहने का मतलब ये है कि लाइक ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें कई बार ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करे, इसी को मल्टीपास प्रोटीन बोलते हैं। कई बार जो प्रोटीन्स होती हैं वो 14 बार या फिर 14 टाइम्स स्पैन करती हैं, 7 टाइम स्पैन करती हैं ऐसे। तो ऐसे करके कुछ ये सब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। सो ये रहा इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की कहानी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे हम लोग एंकर के बारे में कि कितने टाइप के एंकर्स होते हैं, वो कैसे एम्बेडेड होते हैं, उनके एग्जांपल क्या है। उसके बाद हम लोग ग्लाइकोपोरीन की जानेंगे। सो आज के समय में हम लोग इतना ही। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।